चलो भाई, तो हम लोग ये लास्ट क्लास में ही कर रहे थे ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो बाकी तुम लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सर जी। सर मैंने एक तो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके एक तो डाउट आया है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हाँ। उसमें आपको पूछ रहा है सर। सर सपोज -1 होल टू दी पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या है -1? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 होल टू दी पावर 1/n। ये। हाँ सर, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ये -1 की पावर 1/n है, n लार्ज है तो 1/n क्या हो जाएगा? 1/n 0 पे कन्वर्ज करेगा। सो -1 की पावर 0 क्या होनी चाहिए? 1। तो 1 होना तो 1 ही चाहिए। क्या आंसर दे रखा है? हाँ, आंसर मैंने नहीं दे रखा है सर। मुझको लगता है वो उसके लिए जिज्ञास करता हूँ सर। जब सिक्वेंशियल डेफिनेशन से आ जाएगा तो un इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर 1/n। तो इसके लिए n इक्वल्स टू 2 रख देता है, तो इस पे तो सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है ना। हाँ, लेकिन n लार्ज है ना, तो लार्ज में आप इवन लो या ऑड लो, एट द एंड n जब बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये लगभग 0 पे आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे -1 की पावर n आप करते हो। जैसे ये होता तो प्रॉब्लम होती, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। अगर ये होगा ना, सो हेयर इज अ प्रॉब्लम कि हेयर 1 और -1 दोनों आ सकता है। कब? जब n ऑड है और यहाँ जब n इवन है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, n इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ हाँ, दिक्कत क्या है कि n ऑड हो चाहे इवन हो, एट द एंड 1/n कहाँ पे जाना है? 0 पे। 0 पे। सर हाँ। आपने जो थ्योरम लगा है -1 होल टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, उसी तो है ना? हाँ, उल्टा लिख दिया, अच्छा। ठीक है ना, अब ठीक है, यहाँ प्लस होगा माइनस आप होगा। सर आपने जो थ्योरम यूज करा है इसमें, सर -1 होल टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, दैट इज -1 होल टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसी तो यूज कर रहा है ना? यस यस। सर इसमें तो कंडीशन बुक में लेकर रखा है। वो जो -1 और सी हम धर सकते हैं, इसके लिए इसके वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ कि किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है? 1/n की? ना ना ना, -1 दैट इज कांस्टेंट का वैल्यू। नहीं नहीं, ये 1/n को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये कह रहे हो आप? कौन सी कांस्टेंट? नहीं नहीं नहीं, -1 हाँ, -1 ठीक है। उसको वैल्यू -1 और सी एक ही तो बात है। उसको वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बुक में लेके रखा है इसके। तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन 0 है ना, मॉड होगा, कैसे नहीं मॉड होगा यहाँ पे ना। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई भी मोर देन 1 है तो भी दिक्कत नहीं है, और ये भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। मतलब वो लिखा है ना मोर देन 0 के लिए ओके है, तो उसने ये नहीं लिखा कि मोर देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर ये है। तो थ्योरम मोर देन 0 के लिख रहा है, इट्स फाइन। जैसे कोई थ्योरम है, उसने कहा कि मोर देन 0 के लिए है, तो ये तो ही कहता मोर देन 0 नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। कहने ओके का ओके। कहने का मतलब, जैसे मैं एक थ्योरम लिखूँ, आपको समझना क्या होता है कि अगर तुम कहोगे कि इसने लिखा हुआ है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन की लिमिट 0 होती है, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये 1/n का सीरीज तो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन यहाँ भी ए एन 0 हो रहा है, तो थ्योरम तो गलत है, तो ऐसा नहीं है ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो इसकी गारंटी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। सेम आपका स्टेटमेंट, अगर उसने कहा है कि पॉजिटिव है आर, जो भी आप कह रहे हो आर की पावर 1/n, तो आर पॉजिटिव है तो 0 आएगा। पॉजिटिव नहीं है तो उसने कुछ नहीं कहा ना, उसने ये थोड़ी कहा कि पॉजिटिव नहीं होगा तो आंसर इन्फिनिटी, ऐसा कुछ कहा नहीं ना उसने। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जैसे अब ए एन सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन की लिमिट 0 होगी, तो कोई बच्चा ऐसा सोचेगा अच्छा अगर कन्वर्जेंट नहीं होगी तो लिमिट 0 नहीं आएगी, कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, तो गलत सोच रहा है ना वो, इसका मतलब। क्लियर है कि नहीं?
हाँ हाँ सर। हाँ सर आरेठो क्वेश्चन सर, डिफरेंट बुक में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए उसके वैल्यू सर इक्वल होना पड़ेगा और फाइनाइट होना पड़ेगा। कुछ यस। बुक में सर फाइनाइट नहीं होना पड़ेगा, तो काम चलेगा क्या? नहीं नहीं, तो इन्फिनिटी लिख सकते। देखो, अगर वैल्यू फाइनाइट आ रही है तभी हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों प्लस इन्फिनिटी है, तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगी वो जो लिमिट है। बट एग्जैक्टली उसको भी नहीं बोल सकते कि वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट तो होना ही चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कहीं ऐसा आपने देखा है जहाँ पे लिखा लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इन्फिनिटी है। हाँ वैसा हो सकता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी था उसने कि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, तो फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है ना। कोई सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी, तब जाके वैसा होगा। सेम फंक्शन के लिए है, तो फाइनाइट होना जरूरी है। ओके सर। हाँ जी। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में किसी को डाउट है तो बताओ। अभी लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो या तो मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ अगर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे। सर जी। सर एक इंटीग्रेशन में डाउट था, मतलब इंटीग्रेशन था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पे अगर ऑड इवन का फंक्शन यूज कर रहे तो जीरो आता है, और अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाए तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो आंसर क्या होगा इस पे? एक तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो इसमें ऑड इवन यूज करेंगे तो जीरो आता है, हाँ। और अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाए तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो उसमें अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो आंसर क्या होगा? अरे पागल उगल हो क्या, ये आता है, ये आएगा ना, चेक करो। हाँ हाँ। फिर ये क्या होता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये आंसर तो लिख ही नहीं सकते, तो यू हैव टू सॉल्व बाय सम अदर वे। ओके। ये तो सर ऑड फंक्शन होगा, इंटीग्रल जीरो आ जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं, वो दूसरे तरीके से बोल रहा है कि मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ ले लिया, सो लॉग है ना, लॉग हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इससे पुट करेगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना। ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करें तो ये आ गया, इन्फिनिटी नहीं आएगा ना। तो ये हालांकि ऑड फंक्शन वाला अप्रोच यूज़ करेंगे, जीरो आ जाएगा, तो जीरो आता है। अब यहाँ ये मतलब है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। इन्फिनिटी माइनस वन भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो ऑड वाले प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा एक मिनट आओ, मैं कुछ वो क्वेश्चन देख, तो बाकी हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लास्ट क्लास में मिले थे इवन फंक्शन वाले। तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि मान लो अ फंक्शन एफ फ्रॉम, एक फंक्शन है एफ है डी टू आर, डी डोमेन है, सो दिस इज इवन फंक्शन। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना। तो इवन फंक्शन इफ एंड ओनली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली आप लोग ये जानते हैं, बस मैं लिखा दे रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आपके। सो ऐसा कोई बच्चा ना हो जो है ना जिसको ना पता हो, इसलिए सो यहाँ पे होगा a function f from d to r is odd function if and only if f of minus x is minus fx for all x belongs to domain. Okay, so symmetric about y axis. अच्छा, सो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका क्या मतलब है, प्लस एक्स और माइनस एक्स पे सेम वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, तो सिमेट्रिक है ना। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं फंक्शन ऑड नहीं है तो इवन होगा, हो ना, हो सकता है फंक्शन ऑड इवन दोनों हो। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन फंक्शन भी है ऑड फंक्शन भी है?
जीरो फंक्शन सर, जीरो एफ फंक्शन ऑफ है एक्स हाँ, इक्वल टू जीरो। जीरो फंक्शन इज ऑड एंड इवन दोनों हो जाएगा एफ एक्स बराबर जीरो। कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो ना ऑड है ना इवन है, ठीक है। तो ये अभी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ जस्ट ई मैं, टू द पावर माइनस एक्स सर। e raised to power माइनस एक्स, हाँ है ना। तो उस तरह से हो सकता है कि, है ना, तो आपको जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे पहला है तो एफ एक्स बराबर, जैसे अभी हमने लिखा साइन एक्स है, तो ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आप लोग जानते हैं डेफिनेशन से। फिर दूसरा बोल रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो ये इवन फंक्शन है, ठीक। जैसे हमने कहा तीसरा, या आपने कहा ई की पावर एक्स ले लो या माइनस एक्स ले लो, सो दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। सो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं ना इवन है ना ऑड है। फिर जीरो फंक्शन दोनों है। चौथा ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल डोमेन, सो दिस इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। सो ये होगा बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन। सो इवन ऑड दोनों है ये, ठीक है। तो ये बोथ इवन एंड ऑड है, ओके जी। सो इस तरह से, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन लिख दिया और ये लिख दिया। आगे बाकी मैं वन वन ऑन टू डिस्कस किया था हमने क्लास में। हाँ ऑन टू भी पता है रेंज कोडोमेन इक्वल है ना, तो वो डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन जो इस पे हैं वो देख लेंगे। तो अभी जो भी क्वेश्चन है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर ऑड इवन, है ना, चाहे वन वन ऑन टू, मोनोटोनिक फंक्शन पे आते हैं। चलो फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन देखूं तो एक्चुअली यहाँ दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में क्या था कि लिखता था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन करूँगा। हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड, नॉन डिक्रीजिंग एक तो ये हो गया और एक इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से होगा, और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जो एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ऐसा नहीं लिखते इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इनका इंक्रीजिंग का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब दो कैटेगरी है ना। जैसे एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़े, जिन लोगों ने एनसीईआरटी 11-12 में पढ़ा है, तो वहाँ पे लिखता है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन ऑथर्स वाले बुक हैं या एग्जाम में भी जो यूज़ करते हैं ये लोग डेफिनेशन, वो ये होता है कि नॉन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग हमने पढ़ा है पहले, और इंक्रीजिंग लिखेगा इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो मैं वैसे ही डिफाइन कर देता हूँ। सो ठीक है भाई, ये वो कैसे लिखे, तो उस तरह से डिफाइन करता हूँ। देखो तो उसमें है कि जैम में जैसे आता है वैसे ही। हाँ वही नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इस ऑर्डर में इसी यही यूज़ करेगा ये लोग। सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, है ना। जैसे आपने देखा सीडीएफ में क्या लिखते हैं, सीडीएफ इज अ नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये चीज़ें हमने डिफाइन की होती उस तरह से, तो हम लोग एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग लिखते हैं, तो वो वहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग है। तो सीडीएफ की जो चार प्रॉपर्टी थी कि इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो नॉन डिक्रीजिंग एक्चुअली वही है जो एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग है, एक्चुअली वो चीज़ है। तो ये लोग, है ना, जो हमने वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा एनसीईआरटी में, तो इस लेवल पे अब इसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। चलिए, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि अ फंक्शन एफ जो डी टू आर में डिफाइंड है, डी डोमेन है, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग। सो नॉन डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ। कोई बताइए डेफिनेशन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन क्या होना चाहिए, थ्योरम नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो सकता है नॉन डिक्रीजिंग हो, है ना। x1 is equal to fx2 implies x1 greater than x2। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है, देन fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। और जो थ्योरम है वो ये है कि, ठीक है ना, डेरिवेटिव more than equal to 0। सो a function f from d to r is non decreasing
इफ एंड ओनली इफ, यहाँ आई डबल एफ आता है, ठीक है ना। अ फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर इज नॉन डिक्रीजिंग, मतलब है ना नॉन डिक्रीजिंग। तो ये नॉन डिक्रीजिंग होगा इफ एंड ओनली इफ जो एफ डैश एक्स है इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अगर अच्छा उसके लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो मुझे डिफरेंशिएबल यूज करना पड़ेगा, है ना। और डिफरेंशिएबल फंक्शन थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, क्योंकि पहले ना पता होगा डिफरेंशिएबल है तभी तो ऐसा कर पाएंगे। तो इसको मैं ठीक से ले लेता हूँ दोबारा, देखो या वही चीज़ है। और डिफरेंशिएबल है ना, मैं जूम करना पड़ेगा कि अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तभी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू आर, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग। so non-decreasing if and only if f dash x is more than equal to 0 for all x belongs to domain, ठीक है ना। तो ये होगा for all x belongs to domain। तो मतलब अगर f dash more than equal to 0 है तो ये नॉन डिक्रीजिंग है। ओके है। चलो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देख लो ये डेफिनेशन है और ये आपका थ्योरम है। तो आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं, द इंटरवल एट विच एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ऐसा है एक्स क्यूब माइनस, तो अगर मैं ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लो अभी के लिखूं दिस इज, तो पूछ रहा हूं मैं कि द इंटरवल एट विच दिस फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इज, बताइए कौन सा इंटरवल है। 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, पहले आप लोग कैलकुलेट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या इंटरवल आ रहा है। पहले खुद कैलकुलेट करो जरा। तो ये फंक्शन -infinity to 0 union 3/2 comma infinity। तो जैसे एक लिख दिया -इन्फिनिटी से 0, ये लिख दिया। देखो आपको देखना किस इंटरवल पे नॉन डिक्रीजिंग है ये बताना है। फिर आगे जैसे हो सकता है 0 से 2/3, 2/3 से यहाँ से कितना आएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ आर ले लो। अभी मैंने ऐसा लिख दिया मान लो अभी के लिए। सो आपको बताना है कि इनमें से किस इंटरवल पे ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। तो जस्ट आपको पता है, ठीक है ना। सो यहाँ से सिंपल एफ एक्स आपके पास दे दिया मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे x की क्या क्या वैल्यू है जहाँ पे एफ डैश एक्स मोर देन और इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, सो इसको हम अगर फैक्टराइज करूँ तो ये जो एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से x कॉमन है तो बचा 3x माइनस 2। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दीजिए,
क्योंकि मुझे हालांकि देखना है एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है, तो उसके लिए मैं ये देखूँ कहाँ नॉन नेगेटिव है ना, मुझे देखना है एफ डैश एक्स कहाँ पे नॉन नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी या एक्स की वैल्यू 2/3 आएगी, है ना। सो 0 या 2/3 आएगी, तो एक 0 है एक 2/3 है। अब आपको देखना है किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, ये बस चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेविकॉब मेथड यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि पावर 1 है, तो अगर आप x की वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तो ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगी, इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगी, इधर पॉजिटिव आएगी, ठीक है जी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ डैश एक्स जो है मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में, और चूंकि इक्वलिटी इक्वल टू 0 अलाउड है यहाँ पे, तो अलाउड है तो ये हो जाएगा -∞ से 0 इंक्लूडिंग यूनियन, है ना, यूनियन हो जाएगा आपके पास आगे 2/3 से +∞। तो इन दोनों इंटरवल पे ये जो फंक्शन है नॉन डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है भाई। इसका हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं रफली, अगर आप चाहो तो मैं इस फंक्शन का रफली आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सो इस फंक्शन का रफली अगर ग्राफ बनाएंगे, सो ये हो क्या रहा है, देखो रफली ग्राफ नॉट एग्जैक्ट। सो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एक तो 0 यहाँ पे है, मान लो 2/3 यहाँ पे है, एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 है, 0 और 2/3 पे, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा होगा, देखिए। और ये फंक्शन 0 कहाँ पे होगी बता पाओगे, तो क्यूबिक है ना, तो रफली अगर ड्रॉ करें हम तो x माइनस इन्फिनिटी होगा, ये आएगा। अच्छा वैल्यू निकाल सकते हैं, देखना पड़ेगा वैल्यू क्या आ रही है, जैसे 0 पे तो 1 आ गई, 2/3 पे कितना आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 8/27 माइनस कितना 4/9। तो चेक करो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ हम चेक कर लेंगे f0 तो 0 आ गई, f2/3 कितनी आएगी, सर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगी, अच्छा फिर तो ठीक है। तो जैसे 8/27 4/9 +1 यही ना, तो चेक कर लो एलसीएम ले लो, 27 एलसीएम ले लो। सो 8 - 12 + पॉजिटिव 27 होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो 27 + 8 ये आपका हो गया 35 - 12 23 कितना 23 23/27 है ना। ओके तो यही चेक करना चाह रहा था। हाँ f0 का वैल्यू 1 होगा ना। अच्छा 0 पे 1, हाँ हाँ वो 0 पे 1 है ना, 0 पे 1 आएगा, ये एफ एक्स है मेरा। सो 0 पे 1 ओके। अब कैलकुलेशन तो 0 पे 1 है और ये 23/27 है मान लो, है ना, इस तरह से मान लो 1 यहाँ पे है, तो ग्राफ ऐसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ऐसा होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ये इस तरह का ग्राफ है इसका। तो ये रफली स्केच कर रहा हूँ मैं, तो ये ग्राफ का रफ स्केच ऐसा होगा कि एक है ना जहाँ एफ डैश एक्स 0 होता है वहाँ पे स्लोप टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कौन कौन से पॉइंट था, 0 और 2/3, और बाकी हमने देख लिया। देखो अब इसको तुम वेरीफाई करो, -∞ से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से 2/3 में डिक्रीजिंग है, और 2/3 से इन्फिनिटी में फिर इंक्रीजिंग है। और कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x जब -∞ को अप्रोच करेगी तो fx भी -∞ को, जब x -∞ तो fx से -∞ है, x जब +∞ होगी फंक्शन भी +∞ लेगी। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया आपको समझ के लिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, आपसे पूछ लेगा इसी में बताओ नंबर ऑफ रूट्स क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ, पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, एग्जाम में इस तरह से पूछ लेगा आपसे कि ये 1 1 है ऑन 2 है। तो सब ग्राफ अगर बनाना सीख गए तो सब कुछ आप बता सकते हो कि मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ना, कितने रूट्स हैं इसके पास, इस तरह से। ठीक है तो मैंने अभी डिफाइन किया कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और ये थ्योरम है। अब आते हैं सिमिलरली नॉन इंक्रीजिंग, इसी तरीके से नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन
सो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे, तो अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r एक फंक्शन है जिसका डोमेन d है, दिस इज सो नॉन इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ, तो ये नॉन इंक्रीजिंग होगा इफ एंड ओनली इफ ये कहता है कि x1 लेस देन x2 विल इम्प्लाई fx1 मोर देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। थ्योरम होता है कि थ्योरम आएगा कि अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f फ्रॉम d टू r, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है f d से r में, दिस इज नॉन इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ f dash x लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो चलिए हम ऑन डी पे वाले डोमेन ऑन डोमेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉन इंक्रीजिंग ऑन डोमेन, तो इनडायरेक्टली मैं x बिलोंग्स टू डी लिख रहा हूँ, डोमेन पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी में एक क्वेश्चन लिखूं तो कैलकुलस का क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा नहीं, चलो एक और ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो इसी में ना मतलब दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछ रहा था उसी तरीके से मैं पूछ लूँ कि द इंटरवल एट विच फंक्शन, ये जो आपके फंक्शंस होंगे जैसे ये एट विच द फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, ये है एक्स माइनस टू की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3। ठीक, ये हमारे पास दिख रहा है। तो ये फंक्शन है, दिस इज नॉन इंक्रीजिंग। बताइए, तो ऐसा इंटरवल जहां पे ये नॉन इंक्रीजिंग है, so the interval at which, yeah, an interval at which this function is non increasing is, ये x माइनस टू की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3। बताइए आप लोग कैलकुलेट करके, फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए रफली, तो आपको समझ आएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं रफली।
बताइए निकाल पाएंगे या मैं सॉल्व करूं? कर रहे सॉल्व। कीजिए, कैलकुलेट कीजिए पहले। 2/7, 2। 2/7 से 2। हाँ। चलो तो इसी में इंटरवल बना देता हूँ, -∞ से 2/7। और क्या क्या पॉइंट आया? इतना ही आया? सर एक और आएगा, -∞ से -1। -∞ से -1। ओके, तो चलो -1 से 2/7 ये कर दिया मान लो। बताओ सर यूनियन में भी आंसर आ सकता है ना? क्या आ रहा है? पॉसिबल सर माइनस 2/7 से 2। ये -1 से 2। सर माइनस नहीं सर, ए चलो ये भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ऑप्शन ए ऑप्शन आ रहा है। ओपन इंटरवल -1। लेकिन नॉन डिक्रीजिंग लिखा है ना, मैं नॉन इंक्रीजिंग, तो एंड पॉइंट इंक्लूड कर पाएंगे, ओके सर। है ना? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने नॉन इंक्रीजिंग लिखा, अगर मैं तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा, क्रिटिकल पॉइंट आगे डिफाइन करूंगा जहाँ f'(x0) होता है। तो जब नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, जिसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे, तो वहाँ एक्सक्लूड करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप लोगों ने कर ही लिया है। तो ये मैं सीधा सीधा f'(x) निकालता हूँ। चलो तो f'(x) निकालता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव 4 × x - 2 क्यूब x + 1 होल क्यूब एज इट इज, प्लस फिर यहाँ x - 2 की पावर 4 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 टाइम x + 1 स्क्वायर। ये आ गया, सिंपली कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन आ जाएगा x - 2 का क्यूब और x + 1 स्क्वायर, तो बटा सॉरी बचा यहाँ पे 4 टाइम x + 1 एंड प्लस में 3 टाइम x - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x - 2 होल क्यूब x + 1 होल स्क्वायर, 4x + 3x 7x + 4 - 6, सो +4 - 6 - 2। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो हम लोग जब f'(x) को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 - 1 2/7। सो इस फंक्शन के पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आगे मैं डिफाइन करूंगा क्रिटिकल पॉइंट, आगे देखिए। सो अब होगा क्या, हमें चेक करना है f'(x) का साइन, है ना? तो हमें यहाँ देखना है साइन ऑफ f'(x) कि f'(x) का साइन क्या है। तो पॉइंट्स मेरे पास आया जैसे सब -1, फिर यहाँ 2/7 होगा, फिर यहाँ 2 है, यही है, और इधर +∞, इधर -∞। तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को, है ना? अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये f'(x) है, तो ये वाला आपका f'(x) है। तो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी लेंगे हम लोग, तो यहाँ पावर ऑड है ना? तो 2 से इन्फिनिटी में तो पॉजिटिव ही आएगी, और 2 के लेफ्ट साइड, है ना, ऑड है ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगी। ठीक है भाई? और जब आप 2/7 की पावर ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे -1 पे स्क्वायर है तो इधर भी प्लस ही रहेगा, है ना जी? चेक कर लो। तो अगर -∞ से
1 के बीच को -1 के बीच जैसे 0 ले लिया मैंने, 0 लेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अगले पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -∞ से -1 में कुछ भी लेंगे तो f' आपका पॉजिटिव आंसर देगा, है ना। और -1 से 2/7 में लेंगे तभी पॉजिटिव, फिर 2/7 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगी f'। तो हमने कहा था नॉन इंक्रीजिंग, मतलब है ना, जो नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो यहाँ से ये समझ आया कि f' जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल, अब लेस देन इक्वल टू 0, सो ये इंटरवल है। तो ये आपका x बिलोंग्स टू 2/7 पे 0 है ना, इक्वलिटी अलाउड है, इसीलिए 2/7 से 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। सर जैसे इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, क्वेश्चन ये देखिए आप। सो इसका ग्राफ कैसा होगा, चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ रफली, देखो सर जी। बनाना तो अपना ग्राफ बनाओ, फिर मैच करना जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग खुद ड्रॉ करो, रफली स्केच करो अपना, तुम्हारा ग्राफ कैसा दिखता है। तो इसको रफली स्केच करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि हमें पता है कि फंक्शन कहाँ कहाँ 0 पहले ही देख लो। तो f(x) की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ है। सो f(x) 0 है जब x की वैल्यू 2 है और -1 है, राइट, यही है। और f(x) का डिग्री कितना है 7, 4 + 3 7 है, और डिग्री है। तो और बीच में बाकी थोड़े बहुत देखो, मैं थोड़ा बहुत अप्रोच वो भी यूज़ करूंगा जो लोअर क्लास में पढ़ा होगा, कि जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस तरह से, है ना। या ऐसे देखो कि -∞ से -1 में इंक्रीजिंग था, और -∞ से उसमें भी इंक्रीजिंग ही रह गया, फिर 2/7 से 2 में डिक्रीजिंग है, और इसे 2 से दिस। तो पहले पॉइंट देख लेता हूँ कहाँ है, जैसे ये -1 है और बीच में मेरे पास 2/7 एक आएगा, तो 2/7 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है रफली, ठीक। और ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री है ना। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तुम अपना ग्राफ देखो और देखो, मैं सॉल्व करता हूँ, गलती करूँ तो बताना। सो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, यहाँ -1 एक्चुअली इसका क्रिटिकल पॉइंट भी है, और -1 पे फंक्शन 0 भी है। तो इसका मतलब है ग्राफ तो ऐसी होगी। अच्छा, यहाँ पे वो चेंज हो रहा होगा ग्राफ का शेप, जैसे मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो जाएगा। अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सो ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, और 2 पे 0 है ना, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 2 क्रिटिकल पॉइंट भी है, राइट। और 2 यहाँ पे क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा होगा, दिस विल गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, यहाँ से चेंज होगा, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा रफली। अच्छा, ये क्या है, और डिग्री है ना, चेक करो भाई। तो इसमें क्या हो रहा था, कितने क्रिटिकल पॉइंट हुआ, -1 क्रिटिकल पॉइंट है, 2/7 क्रिटिकल पॉइंट है, और तुम लोग सोच, एक और चीज तुम सोच रहे होगे कि f' 0 2/7 पे भी है, लेकिन 2/7 पे टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल नहीं आया है। तो उसकी वजह यह है कि 2/7 यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। एक बार चेक कर लेते हैं ये ग्राफ सही है गलत है। नहीं नहीं नहीं, इसको लेना पड़ेगा +∞, क्योंकि -1 की बात करो ना, -1 लेने की जरूरत नहीं है, तुम यही कह रहे हो ना। सर वो x+1² तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डिवाइड कर देंगे ना दूसरे साइड पे। x+1 हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला बात कर रहे हो, लेकिन -1 में फंक्शन 0 है ना, -1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन भी 0 है, f' भी 0 है -1 पे। तो -1 तुमसे अगर अभी आगे मैं पूछूंगा कि इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है, तो फंक्शन के पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ से ध्यान से देखोगे, सो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये एक ऐसा फंक्शन लिख दिया हमने जिसमें एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और एक पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो ये एक ऐसा जिसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं। सो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे करते हो इट्स फाइन, तो है ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं भी तुम्हारे जैसे सॉल्व करूंगा, तुम्हारा अपना तरीका ओके है, मेरा अपना तरीका ठीक है। सो ठीक है भाई। तो ये रफली हमने स्केच किया, ये ग्राफ है इसका।
आपसे पूछता है फंक्शन में 2 ही रूट्स हैं, 2 जगह कट कर रहे हैं, सो ये है। बाकी आगे पूछेगा तो ये रफली इसका भी यही स्केच है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, 0 भी है और एफ डैश एक्स भी 0 है इस पॉइंट पे। तो ये रफली इस फंक्शन का ग्राफ है। बाकी रूट्स इसमें क्या होंगे, जैसे फंक्शन में 2 रियल रूट हैं, फंक्शन के पास 2 रियल रूट हैं, बाकी रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, है ना। बाकी जो 4 सॉरी इस फंक्शन क्या थर्ड कितने डिग्री का फंक्शन, नहीं सॉरी ये तो सारे रिपीटेड रूट्स हैं यहाँ पे, सॉरी है ना, यहाँ पे रिपीटेड रूट्स हैं एक्चुअली। कि जो 2 है उसका मल्टीप्लिसिटी 4 है और -1 की मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। वो मैं है ना वो तब बोल सकता था जब यहाँ पे वैसा होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि ये तो फैक्टराइज ऑलरेडी है, तो एफ एक्स के पास √2 है विथ 4 मल्टीप्लिसिटी 4 है, और -1 एक रूट है विथ मल्टीप्लिसिटी 3, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है एफ एक्स के पास, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तो ठीक है ना, ये रफली ग्राफ है, आगे हम डिस्कस करेंगे ना। तुम देख सकते हो कि अभी इसको वेरीफाई करो तो -∞ से -1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखो ध्यान दो, ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन है, सो यहाँ पे नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन। तुम्हें याद होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, तो ये कनकेव अप होगा, ये कनकेव डाउन होगा, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ जाके ऐसा हो गया, तो इसमें 2/3 से 2 में डिक्रीजिंग है, और 2 से इन्फिनिटी में फिर इंक्रीजिंग हो गया, तो इस तरह से फिर इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। आते हैं थर्ड, तो तीसरा हम डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सैडल पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब। हाँ वही सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट सेम है। सैडल पॉइंट हम लोग यूज करते हैं 2 वेरिएबल कैलकुलस में ये वर्ड, और 1 वेरिएबल कैलकुलस में उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो सैडल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट सेम ही है, जस्ट है ना 2 वेरिएबल केस में उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, 1 वेरिएबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो उसमें आगे मैं डिफाइन करूंगा, अभी डिफाइन करना है मुझे। सो अभी आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन पे। सो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है कि अ फंक्शन f फ्रॉम d टू r, एक फंक्शन है f जो d टू r है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ जो मैं इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी के सेंस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन डोमेन d इफ एंड ओनली अगर x1 लेस देन x2 है, सो fx1 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन fx2। तो बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन में और नॉन डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, तो नॉन डिक्रीजिंग में यहाँ इक्वलिटी लगाए थे, अब इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, सो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या है कि x1 लेस देन x2 है, तो fx1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx2 है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आ जाएगा आपके पास। और थ्योरम इसके लिए क्या आएगा, तो जैसे अब तक मैं लिखता था अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f फ्रॉम d टू r so let f be a, यहाँ होगा let f be a differentiable function। ये थ्योरम लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये थ्योरम है। तो let f be a differentiable function from d to r। अब बताओ क्या यहाँ भी इफ एंड ओनली होगा, पहले मैं लिखता था f इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ f डैश x मोर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ भी इफ एंड ओनली होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इफ एंड ओनली इफ f डैश x स्ट्रिक्टली मोर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो नेसेसरी कंडीशन है। तो आंसर होगा नो, ये जस्ट वन वे थ्योरम है। तो यहाँ पे आएगा कि if f dash x is more than 0 then f is strictly increasing function। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है।
अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा, एफ डैश एक्स जीरो भी हो सकता है ना। देखो सो तो यहां से क्या आएगा, तो अगर आप देखो यहां से, तो यहां रिमार्क ये लिख रहा हूं कि, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है देख लो, मैं इफ एंड ओनली इफ यहाँ नहीं लिखा हूं, जैसे पहले लिखता था, अभी इफ एंड ओनली इफ नहीं है। इसकी वजह क्या है, तो रिमार्क लिख देता हूँ ना, चलो फिर क्वेश्चन उस पर लिखता हूँ। रिमार्क में क्या है कि if f is strictly increasing then f dash x may be zero at some points in domain। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अच्छा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया, तो जिसको मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, सो इफ f इज इंक्रीजिंग, सो इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों बोल रहा हूँ ना, हम लोग इंक्रीजिंग डिफाइन किया ना, तो इंक्रीजिंग लिख देता हूँ। तो f इज, तो यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब जो एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो हमारा मतलब है यहाँ पे, और एग्जाम में भी यही मतलब होगा। तो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर f इंक्रीजिंग है, सो यहाँ f अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन हो सकता है f डैश एक्स जीरो हो जाए कुछ पॉइंट पे। कोई एग्जांपल बताओ ऐसा, एक ऐसा फंक्शन बताओ जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो। तो यहाँ मैं जो इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ उसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। तो इंक्रीजिंग हो लेकिन एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल, पिछला I is क्वेश्चन, equal to S. पिछला क्वेश्चन भी एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल है। तुम ध्यान से देखो कि ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से 2/7 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन ये जो -1 एक ऐसा पॉइंट है बीच में जहां पर डेरिवेटिव उसका जीरो है ना। ये भी एग्जाम्पल है कि ये जो फंक्शन भी लिखूंगा इसके बारे में देखो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं तो एक्स क्यूब एक फंक्शन है, देखो एक्स क्यूब जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर पे, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है आर पे, लेकिन इसका एफ डैश एक्स एक्स बराबर जीरो पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं, है ना। यहाँ पे तुम एफ डैश एक्स निकालो तो ये हो जाएगा 3x²। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्चुअली, लेकिन इसका एफ डैश एक्स जीरो है जीरो पे। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि एफ डैश जीरो जो है यहाँ जीरो हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो गारंटी है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है भाई। सर हाँ जो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेते हैं तो वो भी होगा। x+1 का होल स्क्वायर के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब इंक्रीजिंग तो इसका तुम ग्राफ बना देता हूँ, चलो x+1 के होल स्क्वायर का ग्राफ क्या है बताओ। अब क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, ये कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है बताओ, बोलो।
-1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1 डिक्रीज। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पे? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? क्लोज -1 से इंफिनिटी लिख दूं? हाँ या ना? ठीक है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मतलब जैसे आप एग्जांपल देने के लिए बोल रहे थे हाँ तो मैं भी ढूंढ रहा था वही example। नहीं ठीक है, ये भी सुटेबल एग्जाम्पल है, चलेगा। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एफ डैश -1 क्या है ना? एफ डैश -1 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो -1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, लेकिन इस पूरे इंटरवल में ना एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओके है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ये रफली ऐसा ग्राफ होगा। तो ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है ना? तो यहाँ पे तुम देखो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। बट तुम एफ डैश एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है वो 0 है, एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर 0 एट x इज इक्वल टू 0, यही है। जैसे मैं पिछला क्वेश्चन रिपीट करता हूं, चलो किसी को डाउट है इसमें देख लो एक बारी। तो मैं ये वाला क्वेश्चन अभी दोबारा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, x - 2 की पावर 4 और x + 1 की पावर 3। देखो मैं लिखता हूँ इसी क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर अभी के लिए 3 बोल दो। तो ये एफ एक्स था x - 2 की पावर 4 एंड x + 1 की पावर 3। दिस फंक्शन इज, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, ध्यान दो। ये है, या ऐसा लिखूं कि मैं यहाँ इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, ठीक है? अभी डोमेन पूरा रियल नंबर है। मैं ऑप्शंस बना रहा हूँ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके क्या तक, 2/7 तक। बी है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सो इंक्रीजिंग लिखूंगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही, इंक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी 2/3। सी ऑप्शन है एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, 2/7 होगा। अच्छा 2/7 था वहाँ पे, ओके हाँ ठीक है। तो यहाँ से 2 से इंफिनिटी एंड डी एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 2 टू इंफिनिटी। एक बार चेक कर लीजिए, है ना? सो वहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट 2 था ना, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 2 भी था, ठीक है। देखो ध्यान से, फंक्शन देखो 4 ऑप्शन है, बताओ MSQ है, क्या क्या करेक्ट हो सकता है? चारों। ध्यान से देखो। सर ए सी डी। कुछ लोग ACD दिख रहा है, ओके, बाकी लोग कुछ कुछ चारों दिख रहा है। इस तरह से एग्जाम में फंसाएगा। A and C। A and C, ओके। सर ACD। ACD, हम्म सर सी और डी सेम ही है सर, देखने में लग रहा है। अलग अलग है, सेम नहीं है, तुम ध्यान से देखो।
सर बी नहीं होगा। बी नहीं होगा, ओके। सो देखो भाई, ध्यान से देखो, ये आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी तुम लोग फंस रहे हो। तो हमारे पास एफ एक्स है x माइनस 2 की पावर 4, x प्लस 1 की पावर 3। हमने एफ डैश एक्स निकाला था, तो आया था x माइनस 2 होल क्यूब, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ आया था कितना, 7x माइनस 2, ये आया था। अब सोचो, जैसे पहले ए और सी देखते हैं। तो क्या आपको लगता है, अच्छा साइन स्कीम देख लेते हैं, हम लोग अभी साइन स्कीम लिख रहे थे ना। तो यहाँ जैसे आया था -1, 2y7 और 2, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो इस बीच में जो एफ डैश एक्स का साइन था वो क्या था, पॉजिटिव था। इस बीच में पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये है, क्या एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस। क्या पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है? इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यस और नो? यस सर है। अरे भाई एफ डैश -1 कितना है बताओ, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है। -1 पे, तो 0 कैसे पॉजिटिव हो गया, 0 पॉजिटिव है। तो पूरे इंटरवल पे कहाँ पॉजिटिव है, इस पॉइंट को छोड़ के पॉजिटिव है। -1 में पॉजिटिव थोड़ी है, -1 पे तो 0 है एफ डैश एक्स। अच्छा सर, हम साइन देख रहे थे। साइन इधर भाई, ये साइन बीच का लिखा हुआ है, -∞ से -1 के बीच का है, 1 से 2y3 के 2y7 के बीच का है। तो पहला ऑप्शन गलत है, इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव थोड़ी है। ये देखो यहाँ पे 0 है, तो -1 इसी बीच में तो है, तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव होगा, गलत कह रहा है ना ये। कहाँ पॉजिटिव है, -1 रखने पे 0 नहीं हो जाएगा। हमने ग्राफ भी रफली इसका बनाया था अभी। तो ग्राफ क्या आया था कि यहाँ जैसे -1 है, 2y7 है, 2 है, तो हमने कहा था ये इस तरह से आया था, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो ये है मेरे पास। अब भाई देखो, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है ना -1 पे, और तुम देखो ध्यान से, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जरूर है, तो मैंने ग्राफ ऐसे बनाए थे। सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जरूर है, बी सही है। ये -∞ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखो। सो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थ्योरम क्या कहे, इसलिए थ्योरम वन वे है, ध्यान दो। अगर थ्योरम कह रहा है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो गारंटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो फंक्शन लिखा है मैंने वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -∞ से 2y7 पे, बट वो पॉजिटिव नहीं है एफ डैश एक्स उस पूरे इंटरवल में, तो कन्वर्ट जरूरी नहीं ट्रू होगा। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सो इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो 2 से इन्फिनिटी में ओपन की बात कर रहा हूँ, 2 के बाद की बात, तो ये तो ओके है क्योंकि 0 कभी होगा नहीं। सो ये ओके है और ये ओके है, और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है ना। ध्यान से देखो, तो यहाँ BCD करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ नहीं होता। ये ट्रू होगा तो इसकी गारंटी थी, अगर ये ट्रू नहीं है तो कंक्लूजन कोई बात नहीं करेगा, ट्रू हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ आगे, है ना, देखो। सो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, हाँ सर बी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ नहीं आया? बी ऑप्शन बी। बी 2/3 है ना। हाँ हाँ 2/3 नहीं, 2/3 नहीं, वो 7 होगा,
वो मैंने गलती से 3 लिख दिया, वो 7 ही था। हाँ वो मैंने गलती से अब 2/3, 2/7 ही है। जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वही लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है भाई। सो एक और देखो, अगला डेफिनेशन क्या रहेगा उसको लिख के कंप्लीट करता हूं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, decreasing function. So a function f from d to r is decreasing, स्पेलिंग सही है डिक्रीजिंग का, di होता है de होता है, DE सर। ठीक है ना, सही लिखा फिर तो। सो डिक्रीजिंग ऑन d डोमेन पे है ना, इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू d। एक मिनट, सॉरी, ये तो इंक्रीजिंग का ही डेफिनेशन लिख दिया, तो बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, कि x1 लेस देन x2 है तो fx1 मोर देन fx2 हो जाएगा। यहाँ वो गलती नहीं किया था नॉन इंक्रीजिंग में, तो नॉन इंक्रीजिंग जो लिखा था मैंने, नॉन डिक्रीजिंग ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग में साइन रिवर्स होकर कर दिया था, ठीक है, हाँ सही लिखा था। तो यहाँ से क्या होगा, थ्योरम क्या बनेगा यहाँ पे, थ्योरम भी वैसे ही होगा कि लेट f फ्रॉम d टू r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, f फ्रॉम d टू r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कहता है कि इफ f dash x is less than 0 for all x belongs to d, then जो f होगा is decreasing function on set d, ठीक है। अगेन ये वन वे है, बोथ वे करेक्ट नहीं है, ये वन वे थ्योरम है, कन्वर्स इसका फिर से ट्रू नहीं है। सो रिमार्क में क्या लिखूंगे, converse of above statement is not true, converse of above statement is not true, मतलब नॉट ट्रू मतलब कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा उसका, कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव ही होगा, ठीक है भाई। देखो इस पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, अभी समझो जरा। तो क्वेश्चन नंबर, मान लो इसका नाम 4th क्वेश्चन बोल देता हूं। तो कंसीडर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, या एक्स माइनस एक्स क्यूब के बजाय जस्ट माइनस एक्स क्यूब ले लो, अभी अभी तुम सिर्फ माइनस एक्स क्यूब लिखो, ठीक। तो अब ये है माइनस एक्स क्यूब, फंक्शन इज माइनस एक्स क्यूब ओनली। अब आपसे ऑप्शन ए है एफ इज डिक्रीजिंग ऑन आर, ऑप्शन बी f dash x is negative for all x belongs to R, option C f is non decreasing on R, option D f is non increasing on R। चेक करके बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, आंसर बताओ। रेडी? सर A B D। सर ऑप्शन सी नहीं होगा। सो देखो, सो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब का मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। तो ग्राफ जब बनाओगे, सो माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, जब एक्स माइनस, ये ग्राफ बनेगा। सो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो वाई प्लस इन्फिनिटी।
सो ये ग्राफ है -x³ का। तो ये मैथमेटिकली तुम्हें ग्राफ बना के दिखा दिया। तो ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है आर पे। मैथमेटिकली जाओगे सो fx है -x³, सो f' है -3x², और f' 0 तो 0 हो गया, तो मतलब b तो गलत है, ये कह रहा है नेगेटिव होगा पूरे आर पे, तो ऐसा तो नहीं है, एक पॉइंट पे 0 है तो कह रहा है हर आर पे नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये नेगेटिव तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब f डिक्रीजिंग है आर पे, यस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्राफ से दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, तो मैं प्रूव कर रहा हूँ, कैसे प्रूव करोगे? तो अगर मुझे दिखाना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज x1³ लेस देन x2³ implies -x2³ more than -x1³ more than -x2³, and this implies fx1 more than fx2। तो मैंने डेफिनेशन से प्रूव किया है कि fx बराबर जो -x³ है वो डिक्रीजिंग है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते थे, तो तुम डेफिनेशन से दिखा दो। अगर थ्योरम फेल हो जाता है, थ्योरम यहाँ फेल हो रहा है, उसने कहा था अगर f' नेगेटिव होगा तो गारंटी है डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव तो नहीं है, f' नेगेटिव नहीं है, तो थ्योरम काम नहीं करेगा, तो हमें डेफिनेशन हेल्प करेगा। तो डेफिनेशन के हेल्प से मैंने प्रूव कर दिया डिक्रीजिंग है। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, मैंने अज्यूम किया x1 लेस देन x2 है, अब प्रूव कर दिया fx1 मोर देन fx2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो ये प्रूफ हो गया। अब कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग है वो नॉन डिक्रीजिंग होगा ही, ठीक है ना, उल्टा ट्रू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नॉन इंक्रीजिंग होगा ही, ठीक है ना, और नॉन इंक्रीजिंग जरूरी नहीं डिक्रीजिंग होगा, कोई कांस्टेंट हो सकता है। सो इसीलिए डिक्रीजिंग है ना, तो नॉन इंक्रीजिंग तो होगा ही, ये जरूरी नहीं। तो ए और डी करेक्ट है इसका। अच्छा, इसके लिए क्या चेक करना था, तुम्हें याद होगा नॉन डिक्रीजिंग कब होता है? सो क्या इसका f' मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ऐसा बोल सकता हूँ? यस, f' मोर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू ना, सो ऐसा बोल सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है f इज नॉन इंक्रीजिंग ऑन R। तो f नॉन इंक्रीजिंग तो है, ठीक है भाई, सो f इज नॉन इंक्रीजिंग, तो सही बात है, ये प्रूफ हो गया। तो वहाँ इफ एंड ओनली इफ था हमारा, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में इफ एंड ओनली इफ था कि f' लेस देन इक्वल टू 0 है, यस तो नॉन इंक्रीजिंग है। और इनफैक्ट आगे मैं थ्योरम लिखा देता हूं कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, एक मिनट रुको, हाँ, तो नॉन इंक्रीजिंग तो होगा ही, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग होगा ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग होगा ही। ऐसा क्यों बोल सकता हूं मैं? ध्यान से देखो, यहां ये डेफिनेशन था कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 मोर देन fx2, ये डेफिनेशन था ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको एक साथ समझो, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x1 लेस देन x2 है, तो अगर कोई नंबर fx1 मोर देन fx2 है तो मैं ये भी लिख सकता हूं मोर देन fx ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब 1 मोर देन 0 मुझे पता है, लेकिन मैं इसी को ऐसा लिखूं 1 मोर देन इक्वल टू 0 तो भी कोई गलती नहीं है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ fx1 मोर देन fx2 है, तो इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं fx1 मोर देन इक्वल टू fx2 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे क्या होगा, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2, ये इसका डेफिनेशन है। इसी को मैं अगर ये लिखूं कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं लिखूं कि 0 मोर है 1 से, सॉरी या 0 लेस है 1 से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ऐसा है तो ऐसे होने की गारंटी देगा, ये उसकी गारंटी नहीं दे सकता, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। पूछो अब क्या पूछना है। So every increasing function is non-decreasing, every decreasing function is non-increasing, converse true नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, शुरू में मैंने डेफिनेशन लिखा था इवन ऑड का, क्वेश्चन अगले क्लास में करूंगा, बाकी अभी हमने 4 चीजें डिफाइन की हैं। आगे मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, या तो नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, तो मुझे इसको बस पकड़ाने जाना है शिवा को, तो मैं यही स्टॉप करता हूँ, एक डेफिनेशन और लिख के मैं आज यही स्टॉप करूंगा। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा,
अगले क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। सो मोनोटोनिक फंक्शन होगा अ फंक्शन इज मोनोटोनिक या मोनोटोन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। कोई एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं। मानो मोनोटोनिक ऑन एस बोल दूं, सेट एस, या मोनोटोनिक ऑन डोमेन डी, या कोई सेट है ऑन सेट एस बोल दो, है ना। तो समझ गया, नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग ऑन एस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? क्या कांस्टेंट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानेंगे? नो, है ना। कांस्टेंट फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ले सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज मोनोटोनिक फंक्शन, है ना। दूसरा है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब इज मोनोटोनिक, एफ एक्स बराबर एक्स ये भी मोनोटोनिक है, ठीक है जी। एफ एक्स बराबर 0 इसको भी मोनोटोनिक लेके चलेंगे। किसी को डाउट है इसमें? सर तो कोई फंक्शन अगर नॉन इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग हो सकता है? नहीं, उल्टा ट्रू नहीं है ना, वही तो बोला हूँ। चलो एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन ये नॉन इंक्रीजिंग है लेकिन डिक्रीजिंग नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग नहीं है। तो आप जो पूछ रहे हो ना इसका आंसर यहाँ है, जैसे आप कह रहे हो ना, तो मैं कन्वर्स बता देता हूँ। रिमार्क में ये हो गया कि एफ एक्स बराबर 2 ले लीजिए, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग बट नॉट इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग नहीं है। इनफैक्ट इसी को दूसरा तरीका लिख दूं कि एफ एक्स बराबर 2 नॉन इंक्रीजिंग भी है बट इट इज नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से है, तो ये स्ट्रिक्टली अगर आप तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो होगा नहीं। चेक करो सर और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के डिफिनीशन में मतलब ये ऐड है कि मतलब जैसे कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो जीरो के इक्वल हो भी सकता है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सर, हाँ वहीं से मतलब क्वेश्चन जो आप बना रहे थे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो गारंटी है कि वो इंक्रीजिंग ही है, अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो गारंटी है वो डिक्रीजिंग ही है, बट उल्टा ट्रू नहीं है। सर एक एग्जांपल लीजिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स, ये हाँ कंटिन्यूअस है, कैसे कंटिन्यूअस है? ऐसे कॉन्टिन्यूअस है, तुम चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी, ग्राफ बना लो चाहो तो। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है? नहीं सर, किताब में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखा हुआ है, बस इतना हाँ ही। भाई, तो साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, थ्योरम से कॉन्टिन्यूअस हो गया। तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लो, किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, इक्वल आएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते, उसको मुझे बस ड्रॉप करना, 9:30 बजे बस है उसका, तो मैं छोड़ के आता हूँ, कल डिस्कस करते हैं बाकी। थैंक यू अभी के लिए।